नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने सभी बिलीव्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे चेंज किया जाता है। ये प्रोसेस मैंने रिसेंटली फॉलो करना स्टार्ट किया है और इसके मुझे हमेशा 100% रिजल्ट मिले हैं। आपको मैं इसे जिस तरीके से सिखाऊंगा, अगर आप इसे इस तरीके से फॉलो करते हो तो आप भी अपने लिमिटिंग बिलीव्स को या पुराने बिलीव्स को इजीली चेंज कर पाओगे और उन बिलीव्स के चेंज होने पे आप जो मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, जो चीज़ें अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, उन चीज़ों को आप आसानी से हासिल कर पाओगे। अब इसके लिए आपको अब्राहम हिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक उसका पॉजिटिव साइड, दूसरा उसका नेगेटिव साइड। एक जो हम चाहते हैं वो साइड, एक जो हम नहीं चाहते हैं वो साइड। या जैसे अलाइनमेंट, रेजिस्टेंस, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी। और दोनों में से हमारा फोकस जिस भी साइड पे होता है वो साइड हमारी लाइफ में हमेशा मैनिफेस्ट होती है। अगर हम नेगेटिविटी वाली साइड पे ज़्यादा फोकस करते रहते हैं तो हमारी लाइफ में भी नेगेटिव चीज़ें ही ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है। वहीं जब हम पॉजिटिव साइड पे फोकस करते हैं तो मैनिफेस्टेशन भी पॉजिटिव होती है। और जब हमारी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ही सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रही हो तो हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि हमारा फोकस नेगेटिविटी की तरफ ही सबसे ज़्यादा है, इसीलिए रियलिटी में वो नेगेटिविटी दिख रही है। और उससे रिलेटेड हमने ये अपनी आइडेंटिटी ही बनाई हुई है, मेरी लाइफ तो नेगेटिव ही रहेगी, या मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं हमेशा नेगेटिव ही रहूँगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जस्ट बिलीव्स है। आपके नेगेटिव बिलीव्स आपको नेगेटिविटी में रख रहे हैं, आप नेगेटिव नहीं हो। आपने उस नेगेटिविटी की आइडेंटिटी को अपने पास रखा है और उस पर बिलीव किया है। और बिलीव और कुछ नहीं होता, जस्ट रिपीटेड थॉट्स होते हैं। यानी आप किसी एक बात को अगर रिपीट ही करते रहो कंटिन्यूअसली लंबे समय तक तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव बन जाती है। और हर एक बिलीव कभी ना कभी एक छोटे से रैंडम थॉट से स्टार्ट हुआ होता है। तो जब हम उस बिलीफ को चेंज करने जाते हैं तो हमको अपने रेपुटेशन को, माइंड में जो चल रहे हैं वो रेपुटेशन को हमको चेंज करना पड़ता है। और एक थॉट हम भी इस जगह पर लेते हैं और जैसे हमने कोई नेगेटिव थॉट लेकर उसको रिपीट करते करते उसको अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाया है, उसी तरह से एक अच्छा बिलीफ लेके या अच्छा थॉट लेकर के हम उसको रिपीट करते रहे तो हम एक अच्छा बिलीफ बना लेंगे जो हमारी लाइफ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा जो हम चाहते हैं। उस तरीके की लाइफ मैनिफेस्ट करने को हेल्प करेगा जिस तरीके की हम चाहते हैं। और जैसा कि अब्राहम कहती है कि जब हमें पता होता है कि हम क्या नहीं चाहते हैं तो उसके अपोजिट ही हमेशा हमारी डिज़ायर होती है। जब हम ये जान जाते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए तो ये हमें पता लगता है कि हम क्या एक्चुअल में चाहते हैं। क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है। कोई भी इंसान दुखी नहीं रहना चाहता, इसका मतलब है कि वो खुश रहना चाहता है। कोई भी इंसान अपनी डिज़ायर्स से दूर नहीं रहना चाहता, हर एक इंसान अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहता है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी लाइफ खराब हो, हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ परफेक्ट हो। लेकिन हमारा फोकस ही उस जगह पे होता है कि लाइफ परफेक्ट नहीं है, लाइफ में प्रॉब्लम है, लाइफ में नेगेटिविटी है। तो उस फोकस की वजह से हम उसको मैनिफेस्ट करते जाते हैं और ये प्रोसेस उस जगह पे आपको हेल्प करता है निकलने में। तो अब ये पेपर मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप उसे देख सकते हो। ये मैंने पर्सनली लिखा है, लेकिन मैं बोलूँगा ये मेरे पर्सनल बिलीव्स नहीं है। मैंने अपना जो पेज लिखा था वो दूसरा था, ये जो पेज मैंने लिखा है ये बस आपको सिखाने के लिए लिखा है ताकि आप अपने हिसाब से इसे समझ पाओ, इससे रिलेट कर पाओ और कैसे चेंज करते हैं एक्चुअल में वो देख पाओ। क्योंकि आप कुछ भी लिख दोगे वो चेंज नहीं होगा। आपको समझना होगा कि कौन सा थॉट आपके लिए बिलीवेबल है और कौन सा नहीं है। तो उसके लिए जैसा कि आप इस पेज में देख रहे हो, सेंटर में एक लाइन खींची हुई है और उसके लेफ्ट हैंड साइड के हेडिंग में लिखा है माई ओल्ड बिलीव्स और राइट हैंड साइड के हेडिंग में लिखा है माई न्यू बिलीव्स। अब जब आप इसे लिखने जाओगे तो आपको अपना पूरा टाइम अच्छे से लेना है। आपको आधे एक घंटे का पूरा टाइम इस जगह पे देना है, या उससे भी कई बार हो सकता है ज़्यादा लगे या हो सकता है कम भी लगे। आपको भी एक पेज लेना है या इस तरह की कॉपी लेनी है जिसमें आप 3-4 पेजेस इजीली लिख पाओ। क्योंकि जब मैं इसे लिख रहा था तो मेरे 3-4 पेजेस आसानी से भर गए थे। तो इसीलिए ऐसी कॉपी रखिएगा जिसमें पेजेस ज़्यादा हो। और जब आप लिखने जाओगे बेसिकली तब लिखिएगा जब आप अकेले होंगे और आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा अपने आप से बात करने के लिए। क्योंकि वहाँ पर अगर डिस्टर्बेंस होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। और आपको इसे इस तरीके से लिखना है जैसे आप यूनिवर्स से ही बात कर रहे हो, उस तरीके से अपने आप से बात करोगे और पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने बिलीव्स को लिखोगे। क्योंकि इसमें 2 कॉलम है, एक पुराना बिलीफ है, एक नया बिलीफ है। जिसमें से आप जब अपने बिलीव्स को देखोगे या अपने थॉट्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके थॉट्स में क्या प्रॉब्लम है, फिर आप उसको चेंज कर पाओगे। तो इसके लिए पूरी ऑनेस्टी के साथ इसको लिखना है। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हो आप ओल्ड वाले साइड पे लिखोगे और नेक्स्ट वाले कॉलम में यानी न्यू बिलीव्स में फिर उसको चेंज करोगे। अब आप इस पेज में देखिए कि किस तरह से लिखा हुआ है। माई ओल्ड बिलीफ में लिखा है नथिंग इज गुड इन माई लाइफ, यानी मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। और मोस्टली लोगों का ये बिलीफ होता है जब वो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। और अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हो, चाहे जैसा भी बिलीफ हो, आप ऐसे उससे चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है नथिंग इज गुड इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये अब मैंने मान लिया कि मेरा ओल्ड बिलीफ है या मेरा करंट बिलीफ है।
अब मैं उसके राइट वाले कॉलम में कोई ऐसा थॉट या ऐसा सेंटेंस लिखूंगा जिससे मैं पहले से बेटर फील कर पाऊँ और उस थॉट पे, उस सेंटेंस पे मेरा बिलीफ भी हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आई एम रेडी टू मेक माई लाइफ बेटर। मैंने ये नहीं लिखा है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं है और आपका माइंड ये बिलीव करता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आपके माइंड को ये बिलीव करना इम्पॉसिबल सा लगेगा कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है आई एम रेडी टू मेक माई लाइफ बेटर, कि मान लिया कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए अब तैयार हूँ। इसमें आप अपने माइंड को प्रेशर नहीं दे रहे हो कि कोई रियलिटी आपकी चेंज हो चुकी है, आप बोल रहे हो कि मैं रेडी हूँ इस रियलिटी को चेंज करने के लिए। इसीलिए आई एम रेडी टू मेक माई लाइफ बेटर, यानी मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए तैयार हूँ। ये बोलना आपको इससे बोलने से ज़्यादा बेटर फील कराएगा, यानी नथिंग इज़ गुड इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये बोलने पे आप बुरा फील करोगे। आई एम रेडी टू मेक माई लाइफ बेटर, मैं अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए रेडी हूँ, ये बोलने पर आप पहले से अच्छा फील करोगे। तो ये बिलीफ आपका इस तरीके से चेंज होगा और बिलीव्स को अपने स्टेप बाय स्टेप ही चेंज करना है। और जैसे दूसरी लाइन में लिखा है आई हैव डन अ लॉट्स ऑफ टेक्निक्स स्टिल आई हैव नॉट मैनिफेस्टेड माई डिज़ायर। ये भी बहुत लोगों की रियलिटी होती है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी टेक्निक्स को करके देख लिया अपनी एक ही डिज़ायर के लिए, लेकिन अभी तक वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई। अब उसके राइट साइड पे मैंने लिखा है टेक्निक्स आर नॉट कंपलसरी, ओनली अलाइनमेंट इज कंपलसरी, यानी टेक्निक्स जरूरी भी नहीं है, अलाइनमेंट सिर्फ जरूरी है। और यहाँ पे भी देखोगे जब मैंने ये लिखा था आई हैव डन अ लॉट्स ऑफ टेक्निक्स एंड स्टिल नॉट मैनिफेस्टेड माई डिज़ायर, यानी जब मैंने इतनी टेक्निक करके देख लिया कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ, तो उसके अपोजिट में मैंने ये नहीं लिखा कि मेरे लिए सारी टेक्निक्स वर्क करती है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में टेक्निक्स वर्क ही नहीं कर रही तो आप इस बात पे बिलीव नहीं कर पाते उस वक्त की टेक्निक मेरे लिए वर्क कर रही है। तो इसके लिए आप कहते हो कि टेक्निक्स जरूरी ही नहीं है, अलाइनमेंट सिर्फ जरूरी है। और एक्चुअल में भी अलाइनमेंट ही जरूरी है। अलाइनमेंट का बेसिक मतलब आप समझ लो पॉजिटिविटी, या जब आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होती है, वो स्टेट अलाइनमेंट की। अब तीसरी लाइन में आप देखो जैसा मैंने लिखा है आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालने की मेरी बहुत बुरी आदत है। अब जब मुझे ये बिलीफ है, मुझे ये पता है कि मेरी काम को टालने की आदत जो है वो बहुत बुरी है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि प्रोक्रेस्टिनेशन मेरी लाइफ में से पूरी तरह से निकल चुकी है या मैं अपने सारे काम बहुत आसानी से करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ बैड हैबिट, इट इंडिकेट्स दैट आई एम वाइब्रेशनली ऑफ, यानी प्रोक्रास्टिनेशन कोई बैड हैबिट नहीं है, बल्कि प्रोक्रास्टिनेशन जब लाइफ में होती है, काम टालने की आदत जब हमारी लाइफ में होती है, तो वो हमें ये इंडिकेट करती है कि हम वाइब्रेशनली सही नहीं है। वाइब्रेशनली हमने रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखी है अपने माइंड में, जिसकी वजह से प्रोक्रास्टिनेशन हमारी लाइफ की रियलिटी बन रहा है। तो प्रोक्रास्टिनेशन को हम चेंज नहीं कर सकते ये बोल के कि वो बैड हैबिट है, क्योंकि आप किसी चीज़ को जितना दूर भगाने की कोशिश करो वो चीज़ आपको उतना परेशान करती है। तो जब आप ये लिखते हो कि मैं वाइब्रेशनली ऑफ हूँ, बस इस रीज़न से प्रोक्रास्टिनेशन मेरी लाइफ की हैबिट बनी हुई है, मेरी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट हो जाएगी तो मेरे लिए सारे काम करना ईजी हो जाएगा। तो ये भी आपके पुराने बिलीफ को थोड़ा डिफरेंट करके चेंज करता है और आपको पहले से बेटर फील कराता है। और नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है आई ऑलवेज डू हार्ड वर्क स्टिल आई डोंट गेट व्हाट आई वांट, यानी मैं बहुत मेहनत करता हूँ सभी चीज़ों के लिए, स्टिल मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती मेरी लाइफ में। अब ऐसे में मैं इसको चेंज करके ये नहीं लिख सकता कि हार्डवर्क से मुझे सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, क्योंकि रियलिटी में अगर देखूँ तो मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती। तो उसके राइट साइड पे न्यू बिलीफ में मैंने लिखा है एनी एक्शन वी टेक इन रेजिस्टेंस इट विल ऑलवेज फेल, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट फर्स्ट देन फॉलो इंस्पायर्ड एक्शन, यानी जब हम लैक की फीलिंग में होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी होती है, उस जगह पर हम कोई भी एक्शन ले ले वो एक्शन हमेशा फेल होता है। इसके लिए हम पहले वाइब्रेशनल वर्क करते हैं, उसके बाद ही हमें एक्शन लेना होता है, तभी वो एक्शन हमारे लिए सफल होता है। या फिर ऐसा समझो कि जब आप वाइब्रेशनली अलाइनमेंट में पूरी तरह से होते हो तो एक्शन आपके लिए बहुत ईजी होता है। और नेक्स्ट लाइन में देखिए जैसा मैंने लिखा है आई थिंक आई एम नॉट वर्दी ऑफ व्हाट आई डिज़ायर, यानी मुझे नहीं लगता कि मैं उस चीज़ के लायक हूँ जो मुझे चाहिए। उसके बाद अगर मैं उसको एफर्मेशन में चेंज करने की कोशिश करूँ कि आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग आई डिज़ायर, यानी मैं जो भी चाहता हूँ मैं उसका हकदार हूँ। अगर मैं ये बोलता हूँ और इस बात पे बिलीव नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरा बिलीफ ऑलरेडी ये है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, तो बिलीफ को डायरेक्टली अपोजिट नहीं करना है, हमको नेक्स्ट फीलिंग्स में जाना है जो हमारे लिए बेटर हो पहले से। यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मैं उस चीज़ को पाने का हकदार नहीं हूँ जो मुझे चाहिए। उसके राइट साइड में फिर मैंने लिखा है इफ़ यूनिवर्स हैज़ गिवन मी द डिज़ायर देन इट मीन्स यूनिवर्स हैज़ गिवन मी द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट इट, यानी अगर यूनिवर्स ने मुझे ये डिज़ायर मेरे मन में दी है तो इसको पूरी करने की क्षमता भी उसने दी है। मैं या फिर दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं उस चीज़ का हकदार नहीं हूँ। अगर यूनिवर्स ने वो डिज़ायर दी है तो पूरा भी उसी ने करना है। अब नेक्स्ट लाइन आप देखो मैंने लिखी है वाई आई ऑलवेज स्ट्रगल सो मच, मैं हमेशा इतनी स्ट्रगल क्यों करता हूँ। उसके राइट साइड में मैंने न्यू बिलीफ में लिखा है बिकॉज आई हैव बिलीव्ड इन स्ट्रगल नाउ आई विल बिलीव इन अलाइनमेंट, यानी मैं पहले
स्ट्रगल वर्ड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता था कि स्ट्रगल करने से लाइफ में सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन अब मैं अलाइनमेंट वर्ड पे बिलीव करना चाहूँगा ताकि मैं अपनी लाइफ में सारी चीज़ें इजीली हासिल कर सकूँ। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे मैंने लिखा है आई कांट मेडिटेट बिकॉज आई कांट फोकस ऑन माई ब्रीदिंग। मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता क्योंकि मेडिटेशन में मुझसे ब्रीदिंग पे फोकस नहीं होता। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। अब उनको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इस तरीके से बोलो कि मेडिटेशन आसान है, मेडिटेशन आसानी से होता है, मेडिटेशन करना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि रियलिटी में आपको पता है कि मेडिटेशन से आपको प्रॉब्लम होती है। मेडिटेशन आपको बोरिंग लगता है या आप फोकस नहीं कर पाते। तो ऐसे में इस स्टेप को हम चेंज करने के लिए, इस बिलीफ को हम चेंज करने के लिए नेक्स्ट जो बिलीफ लिखते हैं वो ऐसा है कि पहले जैसा मैंने लिखा आई कांट मेडिटेट बिकॉज आई कांट फोकस ऑन माई ब्रीदिंग। मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता क्योंकि मुझसे फोकस नहीं होता ब्रीदिंग पे। राइट साइड पे मैंने लिखा इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेडिटेशन इज़ जस्ट अ सिंपल प्रोसेस। मेडिटेशन बस एक सिंपल प्रोसेस है। आई एम न्यू इन मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन में न्यू हूँ, बस इसी वजह से मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ। विथ प्रैक्टिस, विथ टाइम एंड प्रैक्टिस आई विल बी बेटर। मतलब टाइम और प्रैक्टिस के साथ मैं बेटर होता जाऊँगा। तब इस पूरे पेज में जितनी भी चीज़ें लिखी है, अपने ओल्ड बिलीफ में अगर आप जाकर देखोगे आपको सारी चीज़ें बहुत बुरा और बहुत ज़्यादा बेचारा वाली फीलिंग कराएंगी। लेकिन अगर वही आप अपने न्यू बिलीफ में शिफ्ट लेना स्टार्ट करोगे, आप पहले से इमीडिएट बेटर फीलिंग में चले जाओगे। और उस ओल्ड बिलीफ में रहकर आप अपने न्यू बिलीफ में नहीं पहुंच सकते। यानी उस ओल्ड बिलीफ में अगर आप हो, उसी को रिपीट करते रहते हो, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती रहती है। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लेकर अपने बिलीव्स को पुराने से न्यू में चेंज करते हो और बहुत ज़्यादा नहीं चेंज करने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ उन थॉट्स को चूज़ करते हो जो एक्चुअल में आपको बेटर फील कराए और जिस पे आपको थोड़ा बिलीफ भी हो, इस तरीके से अगर आप उसको लिखने की कोशिश करते हैं, आपके पुराने सारे बिलीव्स जो होते हैं इमीडिएटली रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये कोई डेली प्रोसेस नहीं है जिसको आप डेली करो, क्योंकि अगर आप डेली करोगे तो आप इससे बोर भी होंगे। ये प्रोसेस ऐसा है कि कभी कभार इम्पल्स आती है बहुत स्ट्रॉन्ग आपको लिखने की। जैसे मुझे ये चीज़ आई थी तो मुझे इम्पल्स की तरह आई थी कि मुझे लिखना है कुछ। मैंने ये चीज़ अब्राहम से ही सीखी थी और उसके बाद फिर मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया था। और जब मैंने इसको लिखा, इसके रिजल्ट मुझे हमेशा अमेजिंग मिले। और जब मैंने इसको 2 ही बार लिखा है, रात को मेरा अचानक से मन हुआ था इसको लिखने का, मैं 1-2 घंटे अपने कॉपी को ओपन करके लिखता ही रहा। यानी इतने बिलीव्स मेरे दिखे मुझे जो उस वक्त रेजिस्टेंस दे रहे थे, वो बिलीव्स को मैंने इमीडिएटली शिफ्ट होते हुए अपनी लाइफ में देखा। और उसके बाद बस मैंने इसको रीड कर लिया कि मेरे पुराने बिलीव्स क्या थे, मेरे न्यू बिलीव्स क्या थे। उसके बाद दोबारा मुझे इसी तरह से करने की इच्छा हुई 1-2 दिन बाद, तो दोबारा मैंने उसको लिखा। फिर 1-1.5 घंटे मेरे गए, उसमें मैंने 1-1.5 घंटे आसानी से धीरे धीरे टाइम लेकर अपना पूरा लिखा। और जितने मुझे लगता था बिलीव्स मुझे प्रॉब्लम दे रहे थे, वो सारे रिलीज़ हो गए। और उसके बाद मुझे इच्छा नहीं हुई इस प्रोसेस को लिखने की, क्योंकि कुछ बिलीव्स मेरे अंदर से बाहर आना चाह रहे थे, पुराने वाले कुछ चेंज होना चाह रहे थे, क्योंकि मैं अलाइनमेंट पे अपनी हमेशा वर्क करता रहता हूँ। तो जैसा मैं कहता हूँ कि जब आप अलाइनमेंट में आने लगते हो, अलाइनमेंट की प्रैक्टिस करते हो, तो यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करता है अपने तरीके से। तो ये गाइडेंस मुझे उस वक्त मिली थी और इसको मैंने फिर यूज़ किया था, इससे मुझे इस तरीके से रिजल्ट मिले थे। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, लेकिन ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, अपने आप के साथ ईजी रहकर कीजिएगा और पूरी ऑनेस्टी के साथ इसको लिखिएगा और आपको भी 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।